विराज जब वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो वहाँ ईशानी को ना पाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा। ईशानी, कहाँ हो तुम? वेयर आर यू ईशानी? ईशानी। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब ईशानी नहीं मिली तो विराज और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो वॉशरूम में आगे बढ़ते हुए ईशानी को आवाज लगाता रहा। जब उसने वॉशरूम में बाथटब के पास लगे पर्दे को हटाया तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। कानों में ईयरफोन लगाए लाउड म्यूजिक सुन रही ईशानी कपड़ों के साथ ही बाथटब में सो गई थी। विराज ने गुस्से में आकर ईशानी के कानों से ईयरफोन निकाला और जोर से चिल्लाया, क्या बकवास हरकत है ईशानी? अचानक घबराई ईशानी सटपटाते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ अंदर? मैं तो बस नहाने आई थी। तुम्हारे घर पर लोग ऐसे नहाते हैं, कपड़े पहनकर? मैं पागलों की तरह बाहर से आवाज लगा रहा हूँ और तुम यहाँ 2 घंटे से गाने सुनते हुए सो रही हो, बेवकूफ लड़की। नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर ओबरॉय, गाने सुनते सुनते कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सो सॉरी मिस्टर ओबरॉय। विराज ईशानी की इस हरकत से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि ईशानी को सॉरी का रिप्लाई दिए बिना ही जाने लगा। तभी ईशानी ने विराज को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए सॉरी बोलने लगी। लेकिन जैसे ही ईशानी ने विराज का हाथ अपनी तरफ खींचा, ठीक उसी समय नीचे गिरे साबुन की झाग पर विराज का पैर फिसल गया और वो बाथटब में लेटी ईशानी के ऊपर जा गिरा। विराज ने जो ईशानी के कानों से ईयरफोन निकाला था वो भी बंद हो गया और फोन में तेज म्यूजिक बजने लगा। गाना जरा पुराना था लेकिन 2 दिलों को पास लाने के लिए एकदम परफेक्ट था। ईशानी के ऊपर गिरे विराज की नजर ईशानी के कॉलर बोन पर बने बर्थ मार्क पर पड़ी और वो गाने के एक एक शब्द के साथ बहकने लगा। ईशानी ने कई बार उठने की कोशिश की लेकिन विराज सिर्फ उसके बर्थ मार्क को देखता रहा। विराज की उंगलियां अब ईशानी के कॉलर बोन पर बने बर्थ मार्क को छूने ही लगी थी कि तभी ईशानी ने झट से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक पति है। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने उसे आज तक नहीं देखा है और न ही उसने मुझे कभी छुआ है, मगर। इतना सुनते ही गानों के साथ बहक रहे विराज के हाथ खुद ब खुद रुक गए और वो तुरंत बाथटब से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। विराज ईशानी की शादी वाली बात सुनकर काफी हर्ट हो गया था। जिसे पाने की चाहत उसके मन में जाग रही थी वो किसी और की हो चुकी थी। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, और कितने झूठे नकाब ओढ़ रखे हैं तुमने मिस ईशानी, और क्या क्या छुपा रखा है अपने इस भोले चेहरे के पीछे। मिस्टर ओबरॉय, ऐसा नहीं है। क्या बताती मैं आपको कि जिससे मेरी शादी हुई है मैंने उसे आज तक कभी नहीं देखा है। पति पत्नी होते हुए भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। या ये बता दी कि मैं उसे देखना नहीं चाहती क्योंकि मैं सिद्धार्थ की यादों को नहीं भूल पा रही हूँ। ईशानी की दुख भरी दास्तान सुन विराज का दिल पिघल गया। तुमने सही कहा था, तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना काफी अच्छे से आता है। और हाँ, सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे गले पर बने बर्थ मार्क को देख रहा था। इतना कहकर विराज वहाँ से चला गया। ईशानी ने उस वक्त बहुत एम्बैरेस्ड फील किया। वो नहाकर बाहर आते ही चादर ओढ़कर सोफे पर ही सो गई। जब रात के 2 बजे तक ईशानी को नींद नहीं आई तो उसने धीरे से अपनी चादर चेहरे से हटाई और होटल के कमरे की बालकनी में चली गई। बालकनी में खड़ी होकर ईशानी मुंबई शहर को देखने लगी। आज मुंबई काफी शांत लग रहा था। बादलों के बीच चमक रहा चांद दूर दूर तक अपनी चांदनी बिखेर रहा था। समंदर से आ रही हवाएं ईशानी के बालों को झुला रही थी। तेज ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए ईशानी वहीं फर्श पर बैठ गई और अपने बर्थ मार्क को छूते हुए आसमान की ओर देख कहने लगी, कितनी अजीब है ना आपकी बनाई ये दुनिया और इस दुनिया के लोग। जिंदगी में कोई जाता है तो कोई आता है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ पीछे छूट जाता है। ईशानी जब आसमान में देख अपने दिल की बातें कह रही थी तभी आकाश से एक तारा टूटकर गिरने लगता है। उस तारे को टूटता देख ईशानी को अपने बचपन के उस दोस्त की याद आ जाती है जिसे वो अपना नाम तक नहीं बता पाई थी। उस दोस्त को याद करते हुए वो कहती है, काश मैं तुम्हें बता पाती कि मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। तुम्हें अपना नाम तक नहीं बता पाई। तुमने भी कहा था कि जब भी कोई तारा टूटेगा तुम मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं किया। क्या इतने सालों में तुम मुझे भूल गए हो? तभी ईशानी के पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें कौन भूल सकता है मिस ईशानी, दुनिया में कुछ ही पागल है जो खुलेआम घूम रहे हैं। ईशानी ने पीछे मुड़कर देखा तो विराज हाथों में पानी का कप लिए खड़ा था।
उसे देखते ही ईशानी को वॉशरूम वाले इंसिडेंट की याद आ गई, लेकिन ईशानी ने खुद को संभाल ही रखा। मिस्टर ओबरॉय, आप सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई अभी तक। वैसे मैं जान सकता हूँ कि तुम इतनी रात को यहाँ अकेले भूतों की तरह क्या कर रही हो? बातें उस चांद से बहुत दिनों बाद आज वक्त मिला है सुकून से बैठकर इस चांद से अपनी दिल की बातें कहने का, वरना तो मैं हमेशा बस काम काम और काम में ही उलझी रहती हूँ। विराज ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। राइट, हस्बैंड, फैमिली, सिद्धार्थ की यादें, इन सब के बीच कहाँ वक्त है तुम्हारे पास किसी और के लिए? मिस्टर ओबरॉय, आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर विराज ईशानी के पास आकर बैठ गया और टॉपिक चेंज करते हुए ईशानी से कहने लगा, हम कल सुबह जिससे मिलने जा रहे हैं उनको मैं अपना गुरु, अपना मेंटर मानता हूँ, लेकिन पता नहीं ना जाने किस शौक की वजह से वो शहर से दूर पुणे के किसी गांव में जाकर बस गए हैं। ईशानी विराज की बातों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, तभी विराज ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मिस ईशानी, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? ईशानी ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मिस्टर ओबरॉय, मैं आपकी ही बात सुन रही हूँ। बस एक पल के लिए चांद की चमक पर ध्यान चला गया था। मिस ईशानी, क्या तुम जानती हो कि मेरे डैड कौन है? उनका नाम क्या है? ईशानी विराज की बातों का कोई जवाब देती और चुप्पी साधे रखती। विराज बात बदलते हुए कहने लगता है, अच्छा चलो ये छोड़ो और ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कपूर अंकल का सब कुछ छोड़कर गांव में बसने का फैसला सही है? ईशानी ने तुरंत कहा, शहर की चकाचौंध में कुछ नहीं रखा है मिस्टर ओबरॉय। अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद ऐसा करना चाहूंगी। हमें लाइमलाइट के पीछे नहीं, सुकून के पीछे भागना चाहिए। जहाँ सुकून वहीं बसेरा होना चाहिए। शायद उन्होंने भी सुकून को चुना होगा। विराज ने हैरान होते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम पूरी एंटीक पीस हो, तुम्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। मिस्टर विराज, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? चेहरे पर मुस्कान के साथ विराज वहाँ से उठा और अपने रूम की तरफ जाते जाते कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। गुड नाइट मिस ईशानी। ईशानी वहीं बैठी बैठी विराज को जाते हुए देखती रही और खुद से कहने लगी, क्या सच में मिस्टर ओबरॉय मेरी तारीफ कर रहे थे या मेरा मजाक बना रहे थे? ओह गॉड, मिस्टर ओबरॉय को समझना इतना मुश्किल क्यों है? चल ईशानी सो जा, वरना यही बालकनी में सुबह हो जाएगी। ईशानी जाकर अपने सोफे पर सो गई। सोफा काफी कंफर्टेबल था, इसलिए ईशानी को तुरंत नींद आ गई। सुबह होते ही किसी ने खिड़की के पर्दे खोल दिए, जिसकी वजह से ईशानी के चेहरे पर तेज धूप पड़ने लगी। नींद में ईशानी को लगा कि वो अपने घर में ही सो रही है। उसने तकिए को फेंकते हुए कहा, सोने दो मुझे, बंद करो पर्दे, बहुत नींद आ रही है। गेट अप मिस ईशानी, बहुत सो लिया तुमने। विराज की भारी भरकम आवाज सुनते ही ईशानी घबरा कर उठ गई और अपने सामने विराज को खड़ा देखकर उसे याद आ गया कि वो अपने काम पर है, ना कि घर पर। मिस्टर ओबरॉय, आप रेडी हो गए? मैं इतने देर तक सोती रही, पता ही नहीं चला। मुझे बस आप 15 मिनट दीजिए, मैं तुरंत रेडी होकर आती हूँ। देखते ही देखते ईशानी 15 मिनट में रेडी होकर वॉशरूम से निकली। बाहर आकर उसने देखा कि विराज के साथ एपी, उसकी लीगल टीम और कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। ईशानी ने उन सबको तैयार देख मुस्कुराकर पूछा, आप सभी इतनी जल्दी रेडी हो गए? तभी एपी ने ईशानी से कहा, हम सभी तो सर के साथ ऑफिस के काम से जा रहे हैं। लेकिन आप कहाँ जा रही है मिस ईशानी? सर ने आपको बताया नहीं कि वो जगह काफी दूर है, हमें लगता है आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं यहाँ काम करने आई हूँ और हो सकता है मिस्टर ओबरॉय को वहाँ मेरी जरूरत पड़ जाए, इसीलिए मैं आप सभी के साथ चलूंगी। विराज ने ईशानी को साथ चलने की मंजूरी दे दी। 5 घंटे के सफर के बाद विराज, ईशानी और बाकी लोग वहां पहुंच गए। कपूर अंकल का घर गांव के सबसे ऊपरी हिस्से पर था, जहां कार से जाना नामुमकिन था, इसलिए सभी को कार वहीं छोड़नी पड़ी। पहाड़ पर चढ़ते हुए विराज ने महसूस किया कि इस ट्रिप पर ईशानी के अंदर का बच्चा जाग उठा है, जिसे वो अब तक छुपाती आई थी। तभी अचानक विराज के पैरों के नीचे एक पत्थर आ गया। एपी ने उसे पीछे से संभाल लिया और विराज गिरते गिरते बच गया। एपी ने हल्की मुस्कान के साथ विराज से कहा, संभल कर विराज सर, नजरों को रास्ते पर रखे, कहीं और रखेंगे तो आप गिर सकते हैं।
विराज ने एपी की ओर अपनी बॉस वाली नजर डाली और एपी नजरें झुकाकर एक बॉडीगार्ड के पीछे छुपकर चलने लगा। कुछ ही देर में सभी लोग कपूर अंकल के घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी को लगा कि मानो उन लोगों ने एवरेस्ट चढ़ लिया हो। पहाड़ी के उस चोटी से पूरा गांव और दूर दूर तक फैली हरियाली साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वहां की फ्रेश और साफ हवा सभी को छू कर गुजर रही थी। इस शांत और दिलकश नजारे को देख ईशानी के मुंह से निकला, अब समझ में आया कि मिस्टर कपूर यहाँ क्यों बस गए, अपनी बिजनेस ऐशो आराम की दुनिया में क्यों नहीं लौटे। तभी विराज ने ईशानी को टोकते हुए कहा, मिस ईशानी वेट, तुम कोशिश करना कि कपूर अंकल के सामने कम ही बोलो और जितना भी बोलो अच्छा बोलो, ओके? डोंट वरी मिस्टर ओबरॉय, मैं संभाल लूंगी। गुड मिस ईशानी, आई होप कि तुमने जो कहा है तुम वैसा ही करोगी। ये कहकर विराज बाकी लोगों के साथ कपूर अंकल के पास पहुंच गया। सफेद कुर्ता पजामा पहने कपूर अंकल एकदम देसी आदमी लग रहे थे। उन्हें देखकर विराज ऐसे लपका जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने चाचा को देखकर भागता है। विराज ने अंकल के करीब जाते ही उनके पैर छुए और पूछा, कैसे हैं आप कपूर अंकल? उन्होंने विराज को गले लगाते हुए कहा, जैसा हमेशा से था, फिट एंड हिट और यंग भी। वहीं पास में खड़ी ईशानी कपूर अंकल को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि विराज ने बताया था कि वो उसके डैड के दोस्त है, लेकिन कपूर अंकल को देखकर लग रहा था कि वो कोई 25-30 साल के यंग मैन है। तभी अंकल की नजर ईशानी पर पड़ी। उनकी सुंदरता और मासूम से चेहरे को देखकर उन्होंने विराज से पूछा, अच्छा तो विराज बेटे, तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हो। बहुत सुंदर है तुम्हारी बीवी। बेटा, पैर नहीं छुओगी अपने अंकल के? ईशानी अंकल की गलतफहमी को सुनकर हड़बड़ा गई और उनके पैर छूते हुए बोली, अंकल आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो मिस्टर ओबरॉय की। अंकल ईशानी की बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगे, बेटा मैं दिखता यंग हूँ, लेकिन इन बूढ़ी नजरों को सब समझ आ जाता है। चलो आज एक शेर सुनाता हूँ। बहुत मुद्दतों से तमन्ना थी उस चांद से मिलने की। गौर फरमाना सभी, मैंने कहा बहुत मुद्दतों से तमन्ना थी उस चांद से मिलने की। मुझ गालिब को क्या पता था जनाब कि बेटा चांद जैसी बहू ले आएगा। वाह 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 वाह। वहाँ खड़े सभी गार्ड्स और बाकी लोग अंकल के शायराना अंदाज के दीवाने हो गए। विराज भी सबको देखकर मुस्कुराने लगा। तभी अंकल ने विराज से पूछा, विराज बेटे नाम क्या है हमारी बहुरानी का? अंकल इसका नाम है ईशानी, और ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मैं वही समझ रहा हूँ जो है, और तुम भी समझ जाओ। चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद पता चला कि उस मिट्टी के घर को कपूर अंकल ने अंदर से काफी मेंटेन किया हुआ है। उस घर को एसी तक की जरूरत नहीं थी। देसी तरीके से अंकल ने सभी का वेलकम किया। उनके नौकर ने सभी के लिए लस्सी बनाई। सभी लोग लस्सी पीने के बाद उसके टेस्ट की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। बस एक विराज था जिसके हाथ और आंखें दोनों अलग अलग चल रही थी। वो लस्सी पीते हुए किसी गहरी सोच में डूबा था। एपी विराज की नजरों को नोटिस कर रहा था। वो जानता था कि कितना मुश्किल होगा विराज के लिए कपूर अंकल से बात करना। तभी कपूर अंकल ने विराज और ईशानी को दूर दूर बैठा देखकर टोक दिया, तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? अगर हुई भी है तो अभी सही कर लो, क्योंकि कपूर अंकल के घर में नो फाइट, सिर्फ प्यार, बहुत सारा प्यार। ईशानी कपूर अंकल को कोई सफाई देती उससे पहले ही विराज ने कपूर अंकल की हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, कपूर अंकल आपका विराज आपकी अनमोल चीज लेने आया है, क्या आप उसे दे पाओगे? आखिर विराज दिल्ली से इतनी दूर क्या लेने आया था? क्या कपूर अंकल दे पाएंगे विराज को अपनी अनमोल चीज? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर, माय सीक्रेट हस्बैंड।